नमस्कार, मैं सुरेंद्र पारिक आज आपको मौर्य शासन के शासन प्रबंध के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आपको बताया गया है कि मौर्य काल में अनेक प्रतापी सम्राट हुए हैं और जहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत और सुदृढ़ होगी, जनता की हितकारी होगी, वहाँ का राजा स्वतः ही मजबूत और शक्तिशाली होगा। तो मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक के अंदर जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि राजा का बेटा ही राजा होता था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा के पास संपूर्ण शक्तियां निहित होती थी। संपूर्ण शक्तियां निहित होने के कारण भी राजा कभी भी स्वेच्छाचारी और निरंकुश नहीं होता था। हालांकि राजा की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, लेकिन ये राजा के लिए बाध्य नहीं था कि राजा उस मंत्री परिषद की सलाह को माने। राजा अपनी प्रजा के लिए जो भी निर्णय लेता था वो स्वयं लेता था और निर्णय ऐसा होता था जो प्रजा के फायदे और हित के लिए होता था। राजा कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र बताए हैं। इनमें राजा के ये जो अंग होते थे, ये राजा के कार्य में सलाह मशविरा करके राजा को राय दिया करते थे। राजा ही मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति करता था और वो नियुक्ति करते समय राजा इस बात का ख्याल रखता था कि मुख्यमंत्री और पुरोहित पद पर जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसका चरित्र कैसा है, उसके चरित्र का मूल्यांकन करने के बाद में ही राजा उसे नियुक्त करता था। अब मौर्य साम्राज्य को प्रशासनिक तंत्र के विभाग को 3 भागों में बांट रखा था। जैसा कि मौर्य शासन की व्यवस्था के अनुरूप आज भी हमारे देश के अंदर मौर्य शासन व्यवस्था की तरह विद्यमान है। मौर्य शासन व्यवस्था में प्रशासन को विकास की अच्छी गुणवत्ता मिले, इसलिए उन्होंने इन्हें 3 भागों में विभाजित कर रखा था। पहला केंद्रीय शासन व्यवस्था, दूसरा प्रांतीय शासन व्यवस्था और तीसरा नगरीय शासन व्यवस्था। अब हम चलते हैं केंद्रीय शासन व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य के अंदर केंद्र की तमाम शक्तियां राजा में निहित होती थी। राजा ही निर्णय लेने में स्वतंत्र होता था। राजा किसी भी संस्था के नियंत्रण में नहीं था तथा ये सब होने के बावजूद भी राजा कभी निरंकुश नहीं हुआ। हालांकि राजा ने अपने सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन कर रखा था। मंत्री परिषद के अंदर प्रमुख सदस्य होते थे जो राजा की सहायता करते थे, लेकिन ये राजा के लिए जरूरी नहीं था कि राजा उनकी बात को माने, लेकिन उनकी सभा या समिति में राय ली जाती थी। जो राय राजा को अच्छी लगे तो राजा उसकी राय को मान लिया करता था, बाकी राजा करता था वो अपनी इच्छा के अनुरूप ही करता था। राजा केंद्रीय शासन व्यवस्था होने के कारण राजा अपने राज्य की तमाम शक्तियां राज्य को बढ़ाने और मजबूती प्रदान करने के लिए ही करता था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंदर एक समाहर्ता का पद होता था। समाहर्ता का मुख्य कार्य होता था आय व्यय का लेखा जोखा रखना, साल का बजट तैयार करना। ऐसे ही एक दूसरा पद होता था संनिधाता। संनिधाता का प्रमुख कार्य होता था राजकोष की स्थापना करना और अन्नागार का निर्माण करना। इस प्रकार ये सभी अधिकारी केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंदर अपनी अपनी भूमिका निभाते थे। अब हम चलते हैं प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंदर। मौर्य साम्राज्य के अंदर केंद्र को अधिक विकास हो सके या अपने प्रशासनिक तंत्र के अंदर अधिक से अधिक मजबूती या अधिक से अधिक विकास हो सके, इसके लिए प्रांतों में विभक्त किया। प्रांतों में विभक्त करने के बाद प्रांतों में विभक्त करने के बाद उन्होंने प्रांतपति नियुक्त किया और मौर्य साम्राज्य के अंदर प्रांत 5 प्रकार के हुआ करते थे, जिनमें से पहला प्रांत था उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा था अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। तीसरा था
कलिंग, और कलिंग की राजधानी उस समय होती थी तोसली। चौथा था दक्षिणापथ, जिनकी राजधानी थी स्वर्णगिरी, और पांचवा था मध्य देश, जिनकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। प्रांतों के अधिकारी या तो राजा खुद नियुक्त करता था, या तो राजकुमार होता था, या कोई आर्य पुत्र होता था। प्रांतों के अंदर प्रांतों को विष में बांट रखा था। विष का अधिकारी विषपति कहलाता था, और विषपति अपने विष के क्षेत्र का विकास करता था। विषयों को जिलों में बांट दिया जाता था। जिले का अधिकारी समाहर्ता के अधीन कार्य करता था, और एक गांव में बांट दिया जाता था। जो गांव के लोग 10 गांवों को मिलकर शासन करते थे, और गांव के अधिकारी को गोप कहा जाता था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की प्रांतीय शासन व्यवस्था थी। अब तीसरा था नगर प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के अंदर नगर प्रशासन व्यवस्था का भी प्रावधान था। नगर प्रशासन के लिए एक प्रबंध समिति होती थी। प्रबंध समिति के अंदर 30 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य होते थे, और 5 सदस्य अपने अपने विभाग का कार्य देखा करते थे। जैसा कि पहली समिति का काम होता था शिल्पी का निरीक्षण करना। नगर के अंदर जो शिल्पकार होते थे वो शिल्पियां निर्माण करते थे, तो उनकी देखरेख करने का काम उनकी पहली समिति करती थी। दूसरी समिति का काम था विदेशियों की देखरेख, विदेश नीति है उनकी देखरेख करने का काम दूसरी समिति का होता था। तीसरी समिति होती थी जन्म और मरण का लेखा जोखा रखना। चौथी जो समिति होती थी उनका काम होता था व्यापार की देखरेख करना। ये सभी समितियां अपने अपने क्षेत्र के अंदर जांच पड़ताल करके प्रशासन की तंत्र को सफल बनाने का कार्य करती थी। इस प्रकार ये प्रबंध समिति थी, वो नगरीय शासन का कार्य करती थी। अब हम चलते हैं सैन्य प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के अंदर सैन्य व्यवस्था बहुत ही मजबूत थी। जैसा कि आपको बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था के लिए अलग से एक विभाग नियुक्त किया गया था। उस विभाग में 30 सदस्यों की एक समिति होती थी। 30 समितियों में से हर समिति के 5-5 सदस्य होते थे। हर समिति अपने अपने विभाग की देखरेख करती थी। सेना का उस समय सेना में 5 विभाग होते थे। एक विभाग का नाम था पैदल सेना, दूसरा विभाग का नाम था अश्व सेना, तीसरे विभाग का नाम था रथ सेना। इस प्रकार सेना के अंदर ये विभाग हुआ करते थे। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था अंतपाल, और अंतपाल उस सेना की सभी देखरेख किया करता था। मैक्सनिज की इंडिका नामक पुस्तक में हमें चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल तथा 50,000 अश्वरोही और 9,000 हाथी तथा 800 रथों की एक सुस्थित सेना का विवरण भी मिलता है। अब है न्याय व्यवस्था। मौर्य काल के अंदर न्याय व्यवस्था बड़ी सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से हुआ करती थी। न्याय करने का अंतिम जो फैसला होता था वो राजा का सर्वमान्य होता था। हालांकि न्याय व्यवस्था के लिए ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण लोग भी पंचायत के माध्यम से छोटे मोटे निर्णय सुलझा लिया करते थे, लेकिन जो निर्णय होता था वो राजा का निर्णय अंतिम और सर्वोच्च माना जाता था। वैसे इन अधीनस्थ न्यायालयों के बाद में 2 तरह के न्यायालय होते थे। एक न्यायालय होता था धर्मस्थलीय न्यायालय और एक होता था कंटक शोधक न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय के अंदर धर्म में निपुण होने वाले व्यक्ति ही निर्णय सुनाया करते थे, तथा इसके अंदर दीवानी मुकदमे सुने जाते थे, जैसे चोरी, डकैती, लूटपाट, इस प्रकार के विवाद धर्मस्थलीय न्यायालय में सुने जाते थे। दूसरा न्यायालय था कंटक शोधक न्यायालय। कंटक शोधक न्यायालय के अंदर
विवाद सुलझाए जाते थे। जो विवाद होते थे आपस में व्यक्तियों के मध्य कोई झगड़ा हो जाता था या जमीनी विवाद हो जाता था या किसी विरासत को लेकर किसी बात पर विवाद खड़ा हो जाता था तो उसका फैसला कंटक शोधक न्यायालय ही सुलझाता था। अब हम चलते हैं मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। मौर्य समाज की सामाजिक व्यवस्था वर्णों पर आधारित थी। उस समय वर्ण 4 हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हालांकि वर्ण व्यवस्था पर आधारित वहां का समाज था, लेकिन वर्ण उस समय जन्मजात न होकर के कर्म पर आधारित होता था। एक ही परिवार में एक से अधिक वर्णों के लोग भी वहां होते थे। जिस प्रकार पिता कोई व्यापार करता है तो वो पिता वैश्य कहलाता था। उसका बेटा अगर किसी सेना के अंदर काम करता है तो क्षत्रिय कहलाता था। माँ होती थी वो गृहिणी का काम करती थी तो उसे शूद्र के वर्ण में भी शामिल कर लिया जाता था। मौर्य साम्राज्य के अंदर स्त्रियों की दशा इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंदर स्त्रियों की दशा थी वो ठीक थी। इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन स्त्रियों के लिहाज से देखा जाए तो ठीक थी।